हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खबर करी में। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें, राजनीति, बिजनेस, खेल, टेक्नोलॉजी और दुनिया की हर अहम अपडेट सिर्फ कुछ मिनटों में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 25 बड़ी खबरें। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब ने अगस्त महीने के लिए एशियाई देशों को दिए जाने वाले कच्चे तेल पर 26 साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट दिया है। इससे भारत को सस्ता कच्चा तेल मिलने के आसार बढ़ गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में पेट्रोल डीजल 5 से 6 रुपए तक सस्ता हो सकता है। फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती नहीं दिख रही हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। भारत और इंडोनेशिया के बीच मंगलवार को 10 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बातचीत के बाद चुनावी सहयोग पर भी समझौता हुआ। इसके तहत भारत इंडोनेशिया के लिए खास ईवीएम बनाने और चुनावी प्रक्रिया में सहयोग करेगा। इसे भारतीय चुनावी व्यवस्था पर भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालिए। माइक्रोसॉफ्ट ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ 4,800 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। सबसे ज्यादा असर एक्सबॉक्स गेमिंग और कमर्शियल सेल्स विभाग पर पड़ा है। कंपनी का कहना है कि यह फैसला एआई से कर्मचारियों को बदलने की वजह से नहीं, बल्कि काम करने के तरीके में बदलाव के लिए लिया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स इसे एआई में बढ़ते निवेश से जोड़ रही हैं। वहीं एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के मुद्दे पर घिरी सरकार ने नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 15 से मई 2026 तक एथेनॉल से किसानों को 1.60 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। वहीं कच्चे तेल की जगह एथेनॉल के इस्तेमाल से 1.90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। अब इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सरकार से नए सिरे से सवाल उठाने की तैयारी में है। इस बीच एक और अहम अपडेट सामने आया है। भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच पानी को लेकर बढ़ते तनाव पर अब अमेरिकी उद्यमी और निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी का बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की बात कही है। वहीं चीन ने भी नदियों के बहाव को प्रभावित करने का संकेत दिया। भारत के जवाब की रॉबर्ट कियोसाकी ने तारीफ करते हुए इसे आधुनिक भू राजनीतिक युद्ध बताया। अब रुख करते हैं अगली खबर का। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत को चेतावनी दी है। पाकिस्तानी सेना के बयान के मुताबिक सेना की बैठक में कहा गया कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने या उसका रास्ता बदलने की किसी भी कार्रवाई को युद्ध माना जाएगा। साथ ही कहा गया कि इसके खिलाफ हर तरह के विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको बताते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने घुसपैठ और बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीएए के जरिए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी और घुसपैठियों को चुन चुनकर निकाला जाएगा। साथ ही कहा कि सरकार बनते ही बीएसएफ को बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए जमीन दे दी गई है। वहीं एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। E20 पेट्रोल को लेकर भारत और भूटान के बीच नया विवाद सामने आया है। भारत सरकार का कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भूटान को E20 पेट्रोल सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया। वहीं भूटान के प्रमुख अखबार द भूटानीज का दावा है कि उसके पास सरकारी विभाग का लिखित जवाब मौजूद है। अब इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के अलग अलग दावों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस तेज हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़कर अपील की है। उन्होंने कहा कि जनता की मांग मानी जाए और पेट्रोल पंपों पर लोगों को विकल्प दिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि E20, E10 और E0 जैसे सभी तरह के ईंधन अलग अलग कीमतों पर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि लोग अपनी पसंद से ईंधन चुन सकें। दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालिए। तमिलनाडु के करूर हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की याचिका खारिज कर दी है। डीएमके ने मुख्यमंत्री विजय को पीड़ित परिवारों से मिलकर मुआवजा और नौकरी का पत्र देने से रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि वो किसी भी मुख्यमंत्री के काम तय नहीं करेगा और राजनीतिक लड़ाई का मंच नहीं बनेगा। अदालत ने कहा कि ऐसी लड़ाई कोर्ट के बाहर लड़ी जानी चाहिए। अब नजर डालते हैं अगली अपडेट पर। बिहार की नई टोल टैक्स पॉलिसी को लेकर बड़ा भ्रम पैदा हो गया है। नियमावली में निजी कार, जीप और वैन से भी टोल वसूली का प्रावधान बताया गया है, लेकिन आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि प्राइवेट वाहनों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों से वसूली होगी। ऐसे में नियम और बयान के बीच फर्क से टोल बूथों पर बहस और विवाद की आशंका बढ़ गई है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि अमित शाह पूरे देश में NRC लागू करना चाहते हैं। ओवैसी का कहना है कि डेमोग्राफी में बदलाव देखने के लिए एक आयोग बनाया गया है, जिसकी कमान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को दी गई है। उन्होंने आशंका जताई कि यह आयोग SIR से बाहर हुए लोगों की भी जांच कर सकता है और मामला आगे चलकर NRC तक पहुंच सकता है। उधर एक और बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सनातन आस्था पर प्रहार करने का आरोप लगाया है। योगी ने कहा कि कांग्रेस पहले कहती थी कि राम और कृष्ण है ही नहीं और अयोध्या में बाबरी ढांचे का समर्थन करती थी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। योगी का कहना है कि इन दोनों दलों को भगवान राम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस बीच एक और अहम अपडेट सामने आया है। होर्मुज के पास 2 कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल हमले की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मंगलवार तड़के इन जहाजों को निशाना बनाया। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब ईरान में अयातुल्ला अली खमेनेई की मौत पर शोक मनाया जा रहा है। इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने की बातचीत पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अब ईरान फीस लगाने की तैयारी कर रहा है। इस ऐलान के बाद दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। वहीं भारत को लेकर ईरान ने राहत का संकेत दिया है। ईरान का कहना है कि मित्र देशों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट पर विचार किया जा सकता है। अब नजर रहेगी कि भारत पर इसका क्या असर पड़ता है। अब आपको बताते हैं अगली बड़ी खबर। UAE ने ओपेक से अलग होने के बाद कच्चे तेल का रिकॉर्ड उत्पादन कर दिया है। जून में उत्पादन 38 लाख बैरल प्रतिदिन के पार पहुंच गया, जो पिछले 6 साल का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। इससे तेल की कीमतें करीब $72 प्रति बैरल तक आ गई हैं। UAE की इस नई तेल नीति और बम्पर एक्सपोर्ट से भारत जैसे बड़े आयातक देशों को फायदा हो रहा है, जबकि सऊदी अरब की चिंता बढ़ गई है। वहीं एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यह युद्ध खत्म होने के समाधान के बेहद करीब है। ट्रंप के मुताबिक वह नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। अब सभी की नजरें आगे की बातचीत पर टिकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने यानी E25 लागू करने की योजना फिलहाल टल सकती है। E20 पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों की बढ़ती चिंताओं और विरोध के बीच सरकार जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती। कई लोगों ने माइलेज कम होने, गाड़ी खराब होने और पुरानी गाड़ियों पर असर की शिकायत की है। अब E25 लागू करने से पहले सरकार और जांच व चर्चा करना चाहती है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर सोना चांदी बाजार से। सोना चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे कारोबारी दिन भी गिरावट जारी है। MCX पर 4 सितंबर एक्सपायरी वाली चांदी खुलते ही 5,296 रुपए टूटकर 2,30,803 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोने की वायदा कीमत में भी 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में इस बड़ी गिरावट पर सभी की नजर बनी हुई है। इस बीच एक और अहम अपडेट सामने आया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर करीब 69,000 रुपए हो सकती है। हालांकि 69,000 रुपए का आंकड़ा अभी किसी सरकारी प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है, बल्कि कर्मचारी संगठनों की मांग है। अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सियासत तेज हो गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के कथित कनेक्शन वाले पोस्ट पर अब अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे को 10 मिनट का अल्टीमेटम देते हुए पोस्ट डिलीट करने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पोस्ट नहीं हटाया गया तो उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। हालांकि खबर लिखे जाने तक पोस्ट डिलीट नहीं किया गया था। वहीं एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया है। जन सुराज से प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने के बाद अब आरजेडी ने भी रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया है। इसके साथ ही सीधी टक्कर अब त्रिकोणीय मुकाबले में बदलती दिख रही है। माना जा रहा है कि वोट बंटने से प्रशांत किशोर की राह मुश्किल हो सकती है। वहीं बांकीपुर का जातीय समीकरण पहले से ही बीजेपी के लिए मजबूत माना जाता है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की।
बड़ी खबर पीएफ खाता धारकों के लिए है। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 8.25% ब्याज को सदस्य खातों में जमा करने का आदेश जारी कर दिया है। श्रम मंत्रालय और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब करीब 8 करोड़ ईपीएफ खाता धारकों के खाते में जल्द ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि सदस्यों के खातों में ब्याज की रकम जल्द से जल्द जमा की जाए। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फुटबॉल जगत से बड़ी खबर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फीफा वर्ल्ड कप जीतने का सपना आखिरकार अधूरा रह गया। राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल को स्पेन ने 1-0 से हरा दिया। मुकाबले का इकलौता गोल स्टॉपेज टाइम में मिकेल मेरिनो ने किया। इस हार के साथ पुर्तगाल टूर्नामेंट से बाहर हो गया और 6 जुलाई 2026 को रोनाल्डो ने अपना आखिरी फीफा वर्ल्ड कप मैच भी खेल लिया।